हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम चैप्टर 4 एयर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एयर के बारे में डिस्कस किया, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को समझा, और फिर हमने जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिस्कस किया। आज हम जो उसकी मीजोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर जो लेयर है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो मेन कंटेंट रहेगा वेदर, क्लाइमेट, और जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। हमने टारगेट लिया है, हमें अभी यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर करने हैं अपने। तो प्लीज़ इस टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेयर से, जिसका नाम है मीजोस्फीयर। एक है थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, और एक है ये हमारी देखो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर से अबव वाली लेयर है, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। ये जो है 80 किलोमीटर तक लाइज करती है, ओके। और यहाँ पे जो मेट्रॉइड्स हैं, जो प्लेनेट के टुकड़े होते हैं, इसको आप मान सकते हो कि प्लेनेट टुकड़े हैं, वो यहीं पे बर्न आउट होते हैं, ठीक है। देखो ये है मीजोस्फीयर। फिर हम पढ़ेंगे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे ना थर्मोस्फीयर के, तो इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और जो आयोनोस्फीयर है वो भी इसका ही पार्ट है, इसी लेयर का, ठीक है। और ये क्या, एक कहाँ एक्सटेंड करता है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। देखो ये थर्मोस्फीयर है, इसमें ही एक आयनोस्फीयर है, ऐसे मान लो, और ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर लाई करती है। और ये जो आयनोस्फीयर है, ये हेल्प करता है जैसे रेडियो ट्रांसमिशन में, जो आपको आपके टीवी पे सिग्नल्स आते हैं, उसमें हेल्प करता है। जो भी जैसे रेडियो के सिग्नल आपने देखा कि यहाँ पे रेडियो के सिग्नल यहाँ आ रहे हैं और हमने यहाँ पे एंटीना लगाया होता है, तो क्या होता है, ऐसे जाते हैं थर्मो आयनोस्फीयर से, और यहाँ से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं हमारे एंटीना में, ठीक है। तो आयनोस्फीयर का आप समझ गए कि जो भी सिग्नल्स यहाँ से जाते हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। फिर आता है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर क्या है, एक मतलब अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। यहाँ पे जो थिन है एयर है, वो काफ़ी थिन है। यहाँ पे लाइट गैसेस जो है, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनके जो क्लाउड हैं वो क्या करते हैं वो फ्लोट करते हैं यहाँ पे जो ऑरा है, जो आपके क्लाउड ग्रीन जैसे दिखते हैं, वो इसी एक्सोस्फीयर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या है, जो 3 लेयर्स थी, नेक्स्ट 3 लेयर्स थी, वो हमने डिस्कस कर ली। तो हमने कौन कौन सी लेयर्स देखी, देखो यहाँ पे देख लो। फर्स्ट वन हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर, फिर हमने स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये कहा 800 से 3000 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है, ओके। इसी लेयर में जो एक्सोस्फीयर में जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, स्पेसशिप होते हैं, वो सारे इसी में, मतलब जैसे आपने सोचा सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा कि आज जो है हमारी जो इसरो जो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, उसने सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो एक्सोस्फीयर में उनको एक्सोस्फीयर तक पहुंचाया जाता है, जहाँ से हमारे को सिग्नल्स आते हैं। फिर है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर का हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि वेदर क्या है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, वो भी किसी गिवन जगह की और एक सर्टेन टाइम की। जैसे आज का है, जैसे टुडे, तो टुडे एक सर्टेन टाइम है, और आज जैसे आप किसी भी शहर में रहते हो, तो आज वहाँ पे चाहे गर्मी रही, चाहे कोल्ड था, या चाहे रेन थी, या क्लाउड थे, तो क्या होगा, वो उसका वेदर हो गया। लेकिन जो वेदर है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे आज बहुत गर्मी थी, कल शायद बारिश हो जाए, तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, मतलब बहुत टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट क्या है, एक हमने क्या लिया कि वेदर कंडीशन की एक एवरेज ली, उस जगह की हमने क्या किया, 25 ईयर का टाइम लिया,
लॉन्ग पीरियड का मतलब 25 ईयर्स ही मान लो आप कि 25 ईयर में वहाँ का वेदर कैसा रहा, गर्म था, ठंडा था, मॉनसून था, या कैसा टेम्परेचर था, उसका हमने एवरेज लिया, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट। और जो कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इनको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर है, सेकंड वन इज एयर प्रेशर, और थर्ड वन इज विंड है। अब इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखो, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे आपको देखो, कभी आपकी बॉडी में टेम्परेचर आता है तो आपको क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। वैसे ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। तो जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो क्या करता है, हमारी अर्थ पे जो उसका वेट होता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको करते हैं मेज़र बैरोमीटर से। किसे? बैरोमीटर से। फिर आता है रेनफॉल, कि कितनी रेनफॉल हुई। आपने देखा होगा कि 16 mm रेनफॉल हुई, या 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेन हुई, तो उसको मेज़र करते हैं हम रेन गॉज से, ठीक है। और विंड की, जैसे विंड वेन से क्या करते हैं हम, विंड की जो है वो डायरेक्शन को और कितनी स्पीड से चल रही है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, आपने ऐसा बहुत टाइम देखा होगा टेम्पल के ऊपर, किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो इससे लगता है कि कौन सी डायरेक्शन में विंड चली हुई है। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट को। तो टेम्परेचर क्या है कि आप लोग दिन में जो भी टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कोई भी आप, जैसे आपकी एयर है वो ठंडी है या गर्म है, उसी को क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। वो कितनी डिग्री गर्म है, कितनी डिग्री ठंडी है, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द एयर। ओके, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म होगा तभी तुम्हारे को गर्मी आएगी, अगर एटमॉस्फेयर ठंडा होगा तो हमारे को ठंडा रहेगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। और ये टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता है नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, बट क्या होता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। तो जो समर्स होते हैं वो काफ़ी हॉट होते हैं एज कंपेयर टू विंटर। विंटर में क्या होती है, कोल्ड होते हैं विंटर्स, और समर्स क्या होते हैं, बहुत हॉट होते हैं। तो हमने क्या कहा कि टेम्परेचर जो है वो डे नाइट, देखो आप डेज क्या होते हैं, अगर विंटर में, समर में टेम्परेचर जो होता है वो हॉट होता है, और वहीं नाइट्स में क्या होता है, टेम्परेचर कोल्ड होता है। लेकिन सीजन भी चेंज होते हैं, देखो विंटर में कैसा रहेगा और समर में कैसा रहेगा। और जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का, वो है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको इन्वेंट किया है एंड्री सेल्सियस। और जो वाटर फ्रीज होता है, जो आइस बनती है, जैसे आपने आइस बनाई, वो होती है 0 डिग्री, और जो बॉयल होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब बढ़ेंगे इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है, एक रीजन है जो टेम्परेचर को राइज करता है। अब आप बोलोगे इंसुलेशन क्या है, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये उसका एटमॉस्फेयर है। थोड़ा एटमॉस्फेयर में बड़ा बना लेता हूँ जिससे कि आपको इजीली थोड़ा समझ आए। और ये हमारा सन है, यहाँ से इस सन को ऐसे बना लेता हूँ। अब सन से क्या हुआ, यहाँ से रेडिएशन आई, अब रेडिएशन यहाँ पहुँची, यहाँ से कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन जो रिफ्लेक्ट बैक हुई उसी को क्या कर दिया, हमारे जो एटमॉस्फेयर ने यहाँ पे ट्रैप कर लिया अपने पास ही, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम इंसोलेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ आया हुआ होगा। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इन द इक्वेटोरियल रीजन। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, अब सन की रेज काफ़ी जो है वो स्ट्रेट पड़ती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, और वहाँ पे हीट भी काफ़ी जो है मतलब पहुँचती है। द पोलर रीजन, और पोलर रीजन में देखो यहाँ पे पोलर रीजन है, यहाँ पे पोलर रीजन, तो यहाँ पे क्या देखो, डायरेक्ट जो है
वो सनरेज जो है, सनलाइट जो है नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से यहाँ के क्या है, थोड़ा ठंड रहते हैं। तो टेम्परेचर कैसा रहता है, काफ़ी कम रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो कम रहता है। क्यों रहता है, यहाँ पे देखो पहले कम गर्मी आ रही है, कम हीट आ रही है। तो जब कम हीट आ रही है तो टेम्परेचर भी कम हीट ही जो है वो क्या करेगा, ट्रैप कर पाएगा। जब ट्रैप कम कर पाएगा तो आइसोलेशन ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा। फॉर दिस रीजन आइस कॉन्टिन्यूज टू कवर द पोलर रीजन ऑल ईयर अराउंड। ओके, फिर है एयर प्रेशर। तो हमने पढ़ दिया कि जब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। कि जो एयर का वेट है, हमारे एटमॉस्फेयर का वेट है, उसी का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर, उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ को, यहाँ से ये हमारा सरफेस है, यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर के। जो टेम्परेचर है उस जगह की, जो उसकी एयर का टेम्परेचर है, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है। जहाँ आपका एरिया का टेम्परेचर हाई रहता है और जो एयर है वो हीटेड रहती है, जब हीट हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो एयर है वो राइज होना स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेट होगा ऑब्वियस सी बात, तो कम उस जगह पे कम होता रहेगा। तो जो क्या होगा, लो एरिया, जो लो प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और जब लो एरिया प्रेशर क्रिएट होगा, इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। ओके, और ऐसे एरिया जहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहता है और जो आइस है, एयर इज कोल्ड, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अब एयर ठंडी है तो वहाँ पे क्या रहेगा, उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो ऊपर राइज नहीं कर पाएगी। ओके, तो वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। और ऐसी जगह हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर एरिया प्रेशर। तो इस बात को हमेशा याद रखना, जो हाई प्रेशर एरिया है, जो एयर है, वो क्या करती है, मूव करती है फ्रॉम लो प्रेशर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझ आ देता हूँ, जैसे आपको इजीली समझ आएगा। देखो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, तो अगर आपके ऊपर आपके टीचर प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, सिंपल से ऐसे समझो कि प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको ये चीज़ भी याद करनी है, ये चीज़ भी याद करनी है, और दूसरी जगह आपका फ्रेंड है, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे जो टीचर ने उनको फ्री करके छोड़ा, उनको ऊपर प्रेशर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मूव करना चाहोगे उस अपने स्कूल से कि उसके स्कूल जाऊँ, मैं उसके स्कूल पढ़ूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है। तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमेशा क्या होती है, जो विंड एयर होती है वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया। फिर है विंड, जो एयर की मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसी को बोलते हैं हम विंड। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ विंड्स हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड, सेकेंड इज सीजनल विंड एंड थर्ड वन इज लोकल विंड। अब यहाँ पे हमारी अर्थ है, जिसको हमने इस तरह से, हमारी अर्थ है, और यह हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, मतलब जिसको इक्वेटर बोल सकते हैं। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, जो यहाँ पे जो एयर है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। और यहाँ पे देखो, जब सन है वो ऐसे सन सामने बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखो इस एरिया में, इस वाले एरिया में सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो एयर क्या गर्म हो जाएगी, गर्म होगी एयर तो क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा कम होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बोलते हैं, यहाँ से क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। फिर यहाँ से जो है प्रिवेलिंग वेस्टलीज होती है, यहाँ पे भी सब सोलर लो प्रेशर रहता है। अब ये लो प्रेशर क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है,
तो यहाँ इसकी वजह से क्या होगा, जो सब पोलर रीजन है हमारे, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो लो रहता है। तो यहाँ पे भी देखो, अब साथ में देखो यहाँ पोलर रीजन है। पोलर रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर लो रहता है, हमने ये चीज़ पढ़ी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है एयर का वो काफ़ी हाई रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो सब पोलर रीजन में क्या लो प्रेशर है, तो यहाँ से भी क्या होगा, लो से हाई की तरफ जलेगा दोनों साइड से। तो हमने डिस्कस किया था कि हमेशा क्या है, हाई से लो की तरफ जाती है। तो वैसे ही होता है हमारे अर्थ के ऊपर भी, ये हमारी अर्थ ही थी। और यहाँ पे क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जो इक्वेटर में क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है, जिसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। फिर आता है हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। फिर आता है सब पोलर लो रीजन, ओके। और फिर आता है पोलर रीजन, आता है यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। और ये आपको याद रखना कि हाई प्रेशर क्यों रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, ओके। फिर आता है परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड। ट्रेड विंड कहाँ होती है, जो यहाँ पे देखो इक्वेटर पे चलती है, इक्वेटोरियल रीजन पे जो चलती है, इनको बोलते हैं हम ट्रेड विंड। इस एरिया में जो भी एयर चलती है, जो इक्वेटर रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, यहाँ पे चलती है, जो होती है ट्रेड विंड्स। और फिर आता है वेस्टर्लीज, जो वेस्ट से चलती है, मतलब वेस्ट से स्टार्ट होके चलती है। फिर आता है ईस्टर्लीज, जो ईस्ट साइड से चलती है। आर परमानेंट विंड्स, दीज फ्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो परमानेंट, देखो परमानेंट विंड से आपको याद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि परमानेंट, जो परमानेंट चलती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर चलती है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उस साइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। देखो यहाँ पे जो चल रही है, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं वेस्टर्लीज। तो देखो वेस्ट से चल रही है ऐसे, और जो ईस्टर्लीज होती है वो यहाँ करती है, देखो ईस्ट से चल रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है, इनको बोलते हैं ईस्टर्लीज, ओके। फिर आता है सीजनल विंड। ये क्या होती है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। क्या होता है, सीजन टू सीजन इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मानसून, तो मानसून के टाइम क्या होता है, देखो मानसून चलती है, फिर यहाँ पे क्या चलता है, लू चलती है। वो तो चलो, वो तो लोकल विंड में आ गई, लेकिन जो मानसून है वो क्या है, एक सीजनल विंड का है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि मानसून आ गया है, तो भी एक सीजनल विंड है। फिर आता है लोकल विंड। वो क्या होता है, ऐसी विंड जो मतलब पूरे ईयर एक स्मॉल एरिया में चलती है, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। फॉर एग्जाम्पल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज का क्या है, जो लैंड से सी की तरफ चलती है, और सी ब्रीज का है जो सी से लैंड की तरफ चलती है, ओके। और लू भी आप ले इसको समझ सकते हो, लू भी एक विंड है। फिर आता है मॉइस्चर। अब क्या होता है, जब वाटर जो इवेपोरेट होते हैं, ठीक है, या किसी कहीं लैंड से या कहीं वाटर बॉडी से, तो उसके वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मॉइस्चर होता है, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। तो एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। कि जो वाटर वेपर जो एयर में है उसी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, ठीक है। जब क्या होता है, हम देखते होंगे कि आप बोलोगे कि बहुत ह्यूमिडिटी, आप आजकल चेक करते हो, फोन में भी चेक करते हो कि ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है, कि उस एयर में कितना वाटर ड्रॉपलेट है, कितने वाटर वेपर हैं उसमें, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एज द एयर गेट वार्म्ड द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज। जैसे जैसे गर्मी होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो वाटर वेपर, जो एयर वाटर वेपर की कैपेसिटी होती है होल्ड करने की, वो इंक्रीज होती है। So it becomes more and more humid. On humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel uncomfortable. क्या होता है, जब moist होता है, जब humid day होता है, तो आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि यार बहुत ह्यूमिडिटी है, और सुना होगा। तो उस टाइम क्या होता है, जो आपके ऊपर जो भी स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी के ऊपर, वो भी क्या होती है, आप देखते होंगे कि इवेपोरेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी एयर में काफ़ी है।
और क्या होता है, जो वाटर वेपर जब राइज कर रहे होते हैं, अब गर्मी है, एयर भी राइज कर रही है, ठीक है, तो कुछ टाइम आता है, तो उस टाइम क्या होता है, कूलिंग करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या होगा, ऐसे यहाँ से हमारी अर्थ है, यहाँ से एयर है, एटमोस्फेयर मान लो यहाँ तक पहुंची, और फिर वो क्या होगी, ठंडी होना स्टार्ट होगी, कंडेंस होना स्टार्ट होगी, और क्या होगी, कन्वर्ट होगी वाटर ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या है, मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। जो ड्रॉपलेट्स जो एयर वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं के मासेस को क्या बोलते हैं, हम क्लाउड बोलते हैं। तो जो आप क्लाउड देखते हो उसमें वो क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाटर वेपर से बने होते हैं। When these droplet of water become too heavy to float in air, then they come down as a precipitation। क्या होता है, जब ये हैवी हो जाते हैं, जब आप देखते हो कि ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, हैवी होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हैवी होना स्टार्ट होता है तो ये क्या है, फिर प्रेसिपिटेशन करना स्टार्ट होते हैं, जिस वजह से रेन होता है। तो जो प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। ठीक है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो रेन है, अगर वो आइस की फॉर्म में तो स्नो आ गया। ओके, तो मोस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और ये हमारे को क्या है, जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और ये जो रेन वाटर होता है ये क्या है, बहुत प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो जो रेनफॉल होता है उसकी भी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है कि जब सिंपल सी एयर है, देखो ये वाली है, एक गर्म हुई, ऊपर चली गई एटमोस्फेयर में, एक टाइम ऐसा आया कि ये ठंडी होगी, तो जो वाटर एयर जो गर्म एयर थी वो ठंडी होगी, तो उसने क्या किया, जो वाटर वेपर उसके साथ आया था उसको क्या कूल डाउन होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में। फिर वो क्या हुआ, और नीचे जो है फिर प्रेसिपिटेशन की हेल्प से रेन की तरफ गिर गया, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। फिर आता है दूसरा हमारा जो है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। देखो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ऐसी रेनफॉल, ऐसी प्रेसिपिटेशन विच इज कॉज्ड बाई हिल और माउंटेन रेंजेस, उसको बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। फिर आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। एक क्या साइक्लोनिक एक्टिविटी रेनफॉल होता है, उसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल्स। ओके, जैसे आप देखते हो कि कई जगह साइक्लोन आ रहा है, तो उसके पहले जो रेन होती है उसी को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। अब एक साइक्लोन के बारे में, तो साइक्लोन क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, इज कंसिडर्ड द डिस्टर्बेंस दैट कॉज एक्सट्रीम डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो आप जब भी साइक्लोन आता है तो काफ़ी जो है वेदर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है, काफ़ी एक्सट्रीम डैमेज होता है, चाहे लाइफ का हो गया चाहे प्रॉपर्टी। और जो साइक्लोन है, और देखो यहाँ पे ऐसे देखो, साइक्लोन ऐसे होता है, हमेशा क्या करता है, मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और जो सेंटर है लो प्रेशर का, यहाँ पे जो सेंटर है इसको बोलते हैं आई ऑफ रेनफॉल ऑफ स्टॉर्म। जो ओडिशा है हमारे, ओडिशा एक स्टेट है हमारे कंट्री की, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ साइक्लोन प्रोन जोन, क्योंकि वहां पे साइक्लोन आते रहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको साइक्लोन के बारे में पता लग गया, जो वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर ली, तो चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट, अगर हमारे लिए भी कोई कमेंट देना चाहो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू एंड